हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जहाँ पर लास्ट लेक्चर में हम पीएच इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। और पीएच कैसे हम यूज करते हैं, यानी कि कैसे पीएच जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो काफी सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था वहां पर। उससे पहले हमने एसिड और बेसिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ी कि एसिड बेस मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ या नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो बेसिकली क्या है, पीएच स्केल है। उस पे 0 से लेकर के 14 तक की क्या होती है, मार्किंग होती है। जैसे यहाँ पर थोड़ा इसको समझ लेते हैं, है ना। इस तरीके से पीएच स्केल है, ये है 0, 7 और 14, और इनके बीच में अलग नंबर है। यहाँ पे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। इधर को क्या होता है, इधर को होता है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, और इधर को होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। यानी कि ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा इससे, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा इससे, इस तरीके। या हम कहें ये वाला ज्यादा एल्केलाइन होगा इससे, ये वाला ज्यादा एल्केलाइन होगा इससे, ये वाला ज्यादा एल्कालाइन होगा इससे। ठीक है, 7 की जब हम बात करते हैं, 7 यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि ऐसी स्पीसीज जो ना बेसिक है ना एसिडिक है। ठीक है, जो ना एसिड है ना बेस है, तो वो क्या होंगी, न्यूट्रल स्पीसीज। जैसे हमारे सॉल्ट होते हैं, अच्छा सॉल्ट भी सारे न्यूट्रल नहीं होते हैं, सॉल्ट भी अलग अलग होते हैं। जब हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट तो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, न्यूट्रल सॉल्ट कौन होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनते हैं। अगर हम बात करें ऐसे सॉल्ट जो एसिडिक होंगे, एसिडिक कौन से सॉल्ट होंगे, जिनका पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक सॉल्ट होंगे। तो एसिडिक सॉल्ट कब होंगे, जब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा। ठीक है, और एक बेसिक सॉल्ट कौन होंगे, जब पीएच 7 से ऊपर होगा तभी तो बेसिक सॉल्ट बनेंगे। वहां पर क्या होगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी, फिर जाकर के हमारे बेसिक सॉल्ट बनेंगे। तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इनके बारे में खैर आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें बात करनी है कि पीएच कैसे हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका हमने एक एग्जांपल तो एसिड रेन देख लिया था, है ना। सबसे पहले हमने ह्यूमन बॉडी की बात की। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पीएच लेवल उनका होता है ना। ज्यादातर न्यूट्रल होता है, ठीक है, कुछ एसिडिक होता है, कुछ कैसा होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी एसिड रेन के बारे में, कि एसिड रेन भी क्या है। एसिड रेन भी एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट ही, क्योंकि किस वजह से हो रही है, जो पॉल्यूशन है, जो फैक्ट्रीज से या जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं उनसे जो अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे नाइट्रोजन के, सल्फर के, कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं, रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती है, रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड प्रोड्यूस करती हैं, और वही जो एसिड है वो एसिड रेन के रूप में जो है नीचे हम पर कहें, या जो हमारी अर्थ है उस पर गिरती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी ये कॉज करती है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो एक बार आप देख लीजिए बच्चों, जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो ये ह्यूमन बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स आप देख सकते हो, वहां पर क्या अलग अलग पीएच लेवल है। ठीक है, फिर हमने एसिड रेन के बारे में बात की थी। अब ये जो एसिड रेन का वाटर है ना, ये जो वाटर है वो है कैसा, एसिडिक वाटर है। असल में उस वाटर में है क्या, एसिड मिक्स है ना। तो एसिडिक वाटर हो गया, तो एसिड रेन, इसीलिए हम एसिड रेन कहते हैं। तो ये क्या करती है, हायर ऑल्टीट्यूड में कुछ रेयर स्पीसीज ऑफ ट्रीज होती हैं, तो उन पर गिर के उनको क्या करती हैं, हार्म पहुंचाती है। इसके अलावा ये एसिड रेन
जब हमारी सॉइल पर गिरती है, एग्रीकल्चरल लैंड पर गिरती है, तो उसे भी एसिडिक बना देती है, जिससे कि फसल उगने में क्या होगा, अच्छे से उग नहीं पाएगी ना फसल, क्योंकि उसके लिए सॉइल कैसी चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ना ज्यादा बेसिक चाहिए ना ज्यादा एसिडिक चाहिए। दूसरी हमारी ये जो एसिड रेन है, ये मॉन्यूमेंट्स पर जो स्टैचूज होते हैं ना मेटल से बने हुए, उन चीजों पर गिरती है, तो उनको भी क्या करती है, खराब करती है, डिस्ट्रॉय करती है। और नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी है कि जो एसिड रेन का जो ये वाटर है, ये बहते हुए कहाँ जाता है, किसी ना किसी वाटर बॉडी में ही जाएगा, तो उस वाटर बॉडी में भी क्या कर देगा, उस वाटर को एसिडिक बना देगा। तो ये जो सारा वाटर है वो बह करके किसी वाटर बॉडी पे ही जाएगा, और वहां पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। वहां पे रहने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल है, उनके लिए सरवाइव करना वहां पर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस एसिडिक वाटर में, जो वाटर अगर ज्यादा एसिडिक है तो आप देख सकते हैं कि एसिड रेन के कितने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, अगर वो रेन वाटर का पीएच 5.66 कम है तो उसे क्या कहा जाएगा, एसिड रेन कहा जाएगा। क्लियर है। चलिए, फिर हमने बात की थी कि जो हमारे बैकयार्ड में सॉइल है, उसको, उसका पीएच हम कैसे चेक करेंगे, है ना, अगर हमें कोई भी चीज उगानी है, कुछ भी फार्मिंग करनी है या कोई प्लांट ग्रो करना है, तो हम ऐसे ही तो ग्रो करेंगे नहीं, है ना। तो हमने अक्सर देखा होगा कि कहा जाता है कि कहीं पर प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कहीं पर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल का जो पीएच है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अगर कोई सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो वहां पर भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, अगर कोई सॉइल ज्यादा ही बेसिक है तो वहां पर भी प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सही प्लांट ग्रो करने के लिए पीएच कितना होना चाहिए, आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज 6 to 7, तो 6 से 7 के बीच में पीएच लेवल होना चाहिए सॉइल का, तभी जाकर के प्लांट ग्रो करेंगे। तो क्या करेंगे हम, कैसे हम चेक करेंगे किसी भी सॉइल का पीएच, हम क्या कर लेंगे, अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे, उसमें वाटर डाल लेंगे, अच्छे से उसको शेक कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग सैंपल्स को, फिर उन्हें फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर कर लेंगे, और जो फिल्ट्रेट आएगा उसको पीएच पेपर, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, जिसको हम पीएच पेपर भी कहते हैं, उसकी मदद से चेक कर लेंगे। अगर पीएच इसके बीच में आता है, यानी कि वो सॉइल क्या है, सही है प्लांट ग्रो करने के लिए। अगर इससे कम पीएच आता है, यानी कि सॉइल कैसी है, ज्यादा एसिडिक है, अब हमें उसमें कुछ बेस, जैसे कि हम कोई भी बेस हम डाल सकते हैं। ठीक है, बेस डाल करके हम क्या कर सकते हैं, उस सॉइल को न्यूट्रल बना सकते हैं, ठीक है, इस पीएच में ला सकते हैं। अगर पीएच लेवल इससे ज्यादा है, यानी कि सॉइल कैसी है, बेसिक सॉइल है, तो उसमें हमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर डालना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक डाउन होंगे तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड बेस मिल करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और पीएच लगभग हमारा ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया कि सॉइल का पीएच कैसे चेक हमें करना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे हमने देखा यहाँ पर, अगर हम स्टमक की बात करें तो पीएच कितना है, 2 यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हमारे स्टमक में क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होती है बच्चों, आपने ये सब बायो में पढ़ लिया होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्टमक में होना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारे फूड को ब्रेक करती है, यानी कि बेसिकली ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऐसा नहीं कि यहाँ स्टमक में, सबके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा होती है। ठीक है, थोड़ा ही होती है, क्योंकि बस जिससे हमारा फूड क्या हो सके, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। लेकिन कभी आपने देखा होगा इस तरीके से आपको अपने स्टमक में, स्टमक एरिया में जलन सी महसूस होने लगती है, बर्निंग पेन आपको होने लगता है, तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा होता है बच्चों जब आपके स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बेसिकली क्या हो जाती है, आपको एसिडिटी हो जाती है। तो आपने किसी बड़े को देखा होगा या खुद से भी कभी आपने ये फील किया होगा। ठीक है, स्टमक एरिया में बर्निंग पेन महसूस होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एसिड की मात्रा बढ़ गई है स्टमक में। अब क्या कर सकते हैं, इस एसिड की मात्रा तो बढ़ी हुई है, जिससे हमें अनईजी फील हो रहा है। ठीक है, एक अच्छा हमें फील नहीं हो रहा, पेन भी हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए, है ना। एसिड को ऐसे हाथ डाल करके बाहर तो निकाल नहीं सकते, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होगा। तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, जैसे कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे करते हैं, जब एसिड और बेस मिलते हैं। तो
एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है स्टमक में, तो हमें कुछ बेस लेना चाहिए, तो हम एंटासिड बेस लेते हैं। ठीक है, एंटासिड्स लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिक नेचर के, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं, दूध या मैग्नीशिया भी जिसे कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, जो स्टमक में एसिडिटी है उसके साथ मिल करके क्या कर लेता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो देखो, जैसे अगर हम कहें स्टमक में क्या है, एसिड की मात्रा बढ़ गई है ना, ये ऊपर वाला एरो क्या दिखाता है कि कोई भी मात्रा में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, बढ़ना। और जो डाउन हेडेड एरो होता है वो क्या दिखाता है, डिक्रीज होना। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा समझेंगे क्योंकि ये एरो हम कई बार हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एसिड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो हमें क्या करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम दूध या मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है, एक बेस है। ठीक है, बेस ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, बेस डाल देना है एसिड के साथ। तो जब हम एसिड के साथ बेस डालेंगे तो क्या होगा, ये जो बेस है ये एसिड के इफेक्ट को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो एसिड के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमें रिलीफ मिलेगा। जो अनईजी बर्निंग पेन महसूस हो रहा था वो अब नहीं होगा, अब हमें बिल्कुल राहत मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा बहुत आपको, चलिए तो इसे रीड कर लेते हैं। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी जिसको हम बोलते हैं। तो देखो बच्चों, अब आपको, अभी तक आपको सारे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के काफी सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे ना। अब जो हम इनका पूरा नेम लिखते हैं वो तो आपको आ ही गया है, साथ में आपको जो है इनको फॉर्मूले में लिखना भी आना चाहिए, बहुत सारी चीजों को। जैसे अभी हमने कई सारी चीजें डिस्कस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो काफी इजी आप लिख सकते हो, जैसे कि लाइम वाटर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, या कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो ये आपको फॉर्मूले भी लिखने आने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। ठीक है, चलो। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन, तो इनडाइजेशन के दौरान होता क्या है, यानी कि जब अपच हो जाता है ना, क्या हो जाता है, जब अपच हो जाता है, द स्टमक प्रोड्यूसेस मच एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो क्या होता है जब इनडाइजेशन होता है, यानी कि अपच होता है, कहते हैं ना घर में बड़े लोग अक्सर, आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमें अपच की समस्या हो रही है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इस, जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होता तो होता क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा एसिड, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होती है, एक बर्निंग पेन। बर्निंग पेन आप जानते हैं, जैसे जलन जैसा पेन। ठीक है, एक बर्निंग पेन और इरिटेशन होने लगती है। टू गेट रिड ऑफ पेन, यानी कि इस पेन से रिलीफ पाने के लिए, ठीक है, मुक्त होने के लिए आपको क्या करना है, बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो बेसिस आपको लेने हैं। ठीक है, बेसिस कैसे, बेस जिसे हम एंटासिड भी बोलते हैं, जैसे हमने बात की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध या मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये जो एंटासिड है आर यूज्ड। ठीक है, तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है अपच के कारण, तो क्या किया जाता है बच्चों, वहां पर हम क्या लेते हैं, कोई बेस, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लेते हैं। अब ये बेस करता क्या है, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ये क्या करता है, एक्सेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, सॉरी एक्सेस नहीं, एक्सेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है या इस तरीके से फॉर्मूला लिखा है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है, या लिखा हुआ है अमाइल्ड बेस, तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है ना। अगर कोई आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि एंड अगर शरीर में, या हम कहें कि अपच की समस्या हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो इनडाइजेशन के दौरान आपको क्या लेना चाहिए, कोई एंटासिड अगर लिखा हुआ है कि एंटासिड लेना चाहिए तो ये भी करेक्ट है, बेस लेना चाहिए तो ये भी करेक्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी करेक्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी करेक्ट है, या कोई माइल्ड बेस ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नोट कीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर ही रहा है डेली लाइफ में, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं।
पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, दांतों में सड़न आपने देखी होगी, ये भी क्या है, पीएच चेंज का ही एक, पीएच चेंज की वजह से ये होता है। तो चलिए करते हैं। टूथ एनेमल, जो टूथ एनेमल होता है इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, जो क्या है, अ क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हम कह सकते हैं क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ये होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिजोल्व भी नहीं होता, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वाटर में भी डिजोल्व नहीं होता है। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। तो जब हम खाना खाते हैं और तुरंत ब्रश नहीं करते खाना खाने के बाद, जैसे हमें दिन में 3 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, यानी कि आफ्टर एवरी मील हमें ब्रश करना चाहिए। तो जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो माउथ में फूड के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, फूड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे शुगर में और प्रोड्यूस करते हैं एसिड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दस इनेमल इज कोरोडेड एट द पीएच बिलो 5.5, जिस वजह से इनेमल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, और इस वजह से दांतों में सड़न आ जाती है। वो किसकी वजह से है, एसिड की वजह से। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का यूज करके ना, ब्रश करने के लिए कह रहे हैं, ब्रश कैसे करेंगे, केवल ब्रश ही से नहीं करेंगे, उस पर टूथपेस्ट भी डालेंगे। ठीक है, तो यूजिंग टूथपेस्ट बेसिक जो है, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ये क्या कर सकता है, ये जो बेसिक टूथपेस्ट है ये क्या कर सकता है, एक्सेस एसिड को, जो एक्सेस एसिड बन रही है फूड पार्टिकल्स के डिग्रेडेशन से, शुगर के डिग्रेडेशन से, ठीक है, जो बन रही है एक्सेस एसिड, उसको क्या कर सकता है, ये न्यूट्रलाइज कर सकता है और टूथ डिके जिससे कि प्रिवेंट हो सकता है। क्लियर है। चलिए, तो एक बार अगर दांत सड़ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर इतना हो गया है तो क्या करना है, तो भी कंटिन्यू ब्रश करते रहना है ताकि ये इससे आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, चलिए, और अगर अभी तो आपके दांत अच्छे होंगे तो आपको डेली ब्रश करना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि इनेमल किस चीज से बना हुआ है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से। इसके बाद ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होता। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। तो माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। किससे प्रोड्यूस करते हैं, आप भली भांति जानते हैं, कितना भी हम फूड खाते हैं हर फूड में शुगर होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इनेमल कोरोड हो जाता है, क्योंकि पीएच क्या है, बिलो 5.5। ठीक है, इसी को ही दांतों में सड़न कहा जाता है। और इससे सही कैसे कर सकते हैं, या हम इसे बचा कैसे सकते हैं ना, टूथ को डिके होने से कैसे बचाएंगे, उसको सड़ने से कैसे बचाएंगे, टूथपेस्ट यूज करके। बेसिक टूथपेस्ट हमें यूज करना है जो एक्सेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको नोट कर लेने हैं, नोट कीजिए इसे। ये आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय ऑर्गेनिज्म थ्रू केमिकल वेलफेयर। चलिए इसके बारे में भी बात करें। बी स्टिंग, बी स्टिंग्स लीव्स, बी स्टिंग, बी यानी कि हनी बी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, तो जब हनी बी या जो भी बी की हम बात करें, ये जब डंक मारती है, इसका जो डंक होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा या कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर, हाथ पर, पाँव पे, किसी भी बॉडी पार्ट पर कभी अगर हनी बी ने क्या किया हो, डंक मारा हो, तो आप क्या देखते हो, वहां पर आपको बर्निंग पेन, इरिटेशन ये महसूस होने लगता है ना, एरिया पूरा रेड भी हो जाता है। ठीक, तो ऐसा किस वजह से होता है, या आपने देखा होगा चींटी कभी काटती है ना, चींटी भी तो काटती है हाथ पर, तो चींटी जब काटती है तो जिस एरिया पर वो काटती है, मान लीजिए हाथ पर चींटी ने काटा है, तो वहां पर आपको बर्निंग पेन, ऐसे सुइयां चुभ, जैसे सुइयां चुभती है ना, उस तरीके से पेन जो है वो महसूस होने लगता है, इरिटेशन महसूस होने लगती है। तो ऐसा होता किस वजह से है कि बी स्टिंग एंड स्टिंग जब ये डंक मारते हैं, ठीक है, तो इतना ज्यादा जो पेन है,
वो क्यों होता है, इतनी इरिटेशन क्यों होती है? क्योंकि ये इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, एसिड इंजेक्ट करते हैं। कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, कुछ भी आप कह लीजिए, तो ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एसिड को उस एरिया पर। अब एसिड की वजह से हमें ये जो पेन है, इरिटेशन है, वो महसूस होती है। अब हमें क्या करना है? अब इन्होंने तो एसिड इंजेक्ट किया हमारी बॉडी में, तो हमें क्या करना है? इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर कोई माइल्ड बेस अप्लाई करना है। माइल्ड बेस जैसे कि हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं जो साबुन होता है, साबुन भी तो बेसिक नेचर का होता है, तो हम साबुन से भी इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी माइल्ड बेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, रब करेंगे अच्छे से, तो हमें जो है वहां पर रिलीफ मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो बी स्टिंग लीव्स फॉर्मिक एसिड, जिसको मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो ये मेथनोइक एसिड, तो क्वेश्चन आता है बी स्टिंग या एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड दोनों सेम ही है, ठीक है। ये पाया जाता है जिससे जब ये हमारी बॉडी में इसे इंजेक्ट करते हैं तो बर्निंग पेन और इरिटेशन हमें होने लगता है। अप्लाइंग माइल्ड बेस, तो कोई भी माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो जिस एरिया पर स्टंग किया यानी कि डंक मारा है, स्टंग एरिया जो है वहां पर माइल्ड बेस को रब कर लेना है, अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और उससे हमें क्या हो जाएगा? रिलीफ मिलेगा। अच्छा, कैलामाइन पाउडर भी होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये पॉइंट दोनों के लिए सेम है, बी स्टिंग हो जाए चाहे कौन सा हो, चाहे एंट स्टिंग हो, ठीक है। चलिए, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव, तो नीटल लीव आपने देखी होगी इस तरीके से कांटेदार, इसमें काफी सारे डंक इसमें होते हैं। इंजेक्ट मेथनोइक एसिड, तो ये क्या करती है? ये भी हमारे बॉडी में, ये जिस भी एरिया यहाँ पर अगर टच हो जाए गलती से, तो ये भी हमारी बॉडी में मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है, कॉजिंग बर्निंग पेन, जिससे हमें बर्निंग पेन होने लगता है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट, तो एक ये ट्रेडिशनल रेमेडी है जो काफी समय से चली आ रही है। क्या करना है? अगर गलती से निटल प्लांट को हम टच कर लेते हैं या हमारे ये किसी एरिया पर, किसी बॉडी पार्ट पर टच हो जाता है, वो जो बर्निंग पेन हमें होने लगता है, उससे रिलीफ कैसे पाया जाए? हमें क्या करना है? आसपास डॉग प्लांट को ढूंढना है और डॉग प्लांट को रब करना है अफेक्टेड एरिया में। डॉग प्लांट को रब करने से क्या होगा? हमें रिलीफ महसूस होगा। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ गया। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूट्रलाइजेशन बोले या हम पीएच कह लें, है ना, सेम ही चीज है, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन भी कब हो रहा है? जब एसिड और बेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी है वो एसिड और बेस की रिएक्शन ही पढ़ी है ना, कि एसिड जब हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो जा रहा है, या कोई भी जैसे बी है या एंट है, उसका स्टिंग लग रहा है तो वो इंजेक्ट कर रही है एसिड हमारी बॉडी में, तो हमें बर्निंग पेन, इरिटेशन महसूस हो रही है। उसे कम करने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना है? वहां पर कोई माइल्ड बेस का हमें यूज करना है, ठीक है। क्योंकि एसिड और बेस मिलेंगे तो माइल्ड बेस क्या करेगा? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है? चलिए, तो कुछ एग्जांपल जैसे कि हमने ये भी देख लिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने बात की कि पीएच का डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। बाकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।